हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण कौशल के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियोस को और शेयर करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से आपके शिक्षण कौशल में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो शिक्षा की पृष्ठभूमि की बात करें, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी, प्रारंभिक शिक्षा का अगर मतलब समझे तो कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं और यही हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला भाग क्या है? प्राचीन कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। अब ये देखो, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप क्या होता था और अभी जो आधुनिक काल में जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार की है और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। देखो, प्राचीन कालीन शिक्षा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं यहाँ पे, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है? तो आपको पता होगा, आपने इतिहास में 4 वेद पढ़े होंगे। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद होते हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें इसमें मैंने नोट नहीं की है, तो आप क्या करोगे, उनको नोट्स बनाओगे मैं जो बोलूंगा। ठीक है, तो जो पहले अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वेद पर जो आधारित शिक्षा थी उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। पहले जो वैदिक काल के समय में जो शिक्षा होती थी वो मुख्य रूप से वेदों पर आधारित होती थी। 4 वेदों का ज्ञान कराया जाता था और वेदों का ज्ञान जिसे हो जाता था वो एक तरीके से शिक्षित माना जाता था। ठीक है, और ये शिक्षा जो है आपकी गुरु के समीप, गुरु के कुल में या गुरु के घर में जाकर के दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखा जाए वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? वेद पर आधारित शिक्षा थी, जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। और शिक्षा मुख्य रूप से उसमें उसका केंद्र बिंदु क्या था, उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था वो था धर्म। मतलब इसमें मुख्य रूप से धर्म क्या चीज होती है, अधर्म क्या होता है, धर्म की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में इसमें बताया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे और देखो इसका उद्देश्य क्या था। देखो यहाँ पे सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा। तो ये शिक्षा कैसी होती थी? सार्वजनिक और निःशुल्क होती थी। गुरु जो है, गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन फीस का प्रावधान नहीं था कि आपको इतनी ही फीस वहां पर देनी होगी। मतलब आप अपने मन से दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित ना होकर व्यवहारिक हुआ करती थी। मतलब शिक्षा ऐसा नहीं है कि अभी मतलब पुस्तकें पहले हुआ करती थी कि पुस्तकों में ये चीज लिखी हुई है आप उसको पढ़ लो और कंठस्थ कर लो, इस प्रकार की शिक्षा नहीं होती थी। शिक्षा कैसी होती थी? व्यवहारिक हुआ करती थी। शिक्षा आवासीय हुआ करती थी। मतलब अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको गुरु के घर के समीप जाकर के वहां पर रहना पड़ता था, वहीं पर रह करके आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। शिक्षा प्रणाली जो हुआ करती थी वो पूर्ण रूप से गुरु के नियंत्रण में हुआ करती थी। गुरु के नियम निर्देश ही बच्चों पर लागू हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज जो यहाँ पर आ रही है ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 4 वेद मैंने आपको बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? स्नातक कहा जाता था। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु और 3 वेद के ज्ञाता को जो है रुद्र कहा जाता था और 4 वेद के ज्ञाता को, चौथे वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? आदित्य कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चे का क्या होता था? चूड़ा कर्म संस्कार हुआ करता था। इसी चूड़ा कर्म संस्कार के साथ में बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी, इसीलिए इसको विद्या आरंभ संस्कार भी कहा जाता है। किसको? चूड़ा कर्म संस्कार। कब होता था ये? 5 वर्ष की अवस्था में हुआ करता था। तो इतनी बात आपको ध्यान 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 रखना है। और
मैंने बताया कि इसी संस्कार के बाद में बच्चे की गृह शिक्षा शुरू हुआ करती थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे चूड़ाकर्म संस्कार के बाद बच्चा घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। मतलब अभी गुरुकुल में नहीं गया, गुरु के समीप नहीं गया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता था? ये होता था आपका गृह शिक्षा के लिए, मतलब घर पर शिक्षा इसकी प्रारंभ हो जाती थी चूड़ाकर्म संस्कार के बाद में। ठीक है, और ये जो घर पर शिक्षा होती थी वो घर में माता पिता और बुजुर्गों के बीच ही संपन्न हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके लिए भी, लेकिन शुरुआत कब होती थी? चूड़ाकर्म संस्कार के बाद ही शुरू होती थी, घर पे ही होती थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर माता पिता और बुजुर्गों के बीच में संपन्न होती थी। अब देखो इसके बाद क्या है, अब अभी तक जो शिक्षा हुई थी वो गुरु के समीप, सॉरी, घर पे ही हुई थी। तो घर पर शिक्षा प्रारंभ करने से पहले हुआ करता था चूड़ाकर्म संस्कार। अब यहाँ पे बात आ रही है देखो उपनयन संस्कार की। ये क्या है? अब जब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, घर पर शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जब बात आती है कि उसको गुरु के पास समीप भेजा जाए, तो गुरु के समीप भेजने से पहले उसका क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार मतलब किया जाता था। उपनयन संस्कार किया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले उसका क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का मतलब क्या? उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। ठीक है, गुरु के पास ले जाना। अब देखो इसका एक अन्य नाम भी था। अन्य नाम क्या है? इसको हम उपनयन संस्कार को हम एक मौंजी संस्कार भी कहते हैं। मौंजी संस्कार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मौंजी में लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से लिखा जाएगा, मौंजी संस्कार। ठीक है, इस करेक्ट कर लेना इसको। मौंजी संस्कार भी इसको कहा जाता था। ये गुरु के समीप ले जाकर के किया जाता था। मतलब जब आप बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था तब ये इस संस्कार को किया जाता था। ठीक है, और गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर के शिक्षा प्रारंभ करता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते थे और उनको क्या कहा जाता था? द्विज। मतलब जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो उनको क्या कहते थे? द्विज कहते थे, क्योंकि इस उपनयन संस्कार के बाद में बच्चा भौतिक शरीर को हटा करके एक आध्यात्मिक शरीर मतलब उसके अंदर आ जाता था, और उस बच्चे को हम नया नाम देते थे। क्या कहा जाता था? उसको द्विज कहा जाता था, द्विज। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो उपनयन संस्कार की यहाँ पे कुछ आयु है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, और जो क्षत्रिय होता है, यहाँ पे सही कर लेना, क्षत्रिय है ये, क्षत्रिय के लिए कितनी है? 11 वर्ष है, और वैश्य के लिए कितनी है? 12 वर्ष थी वैश्य छात्र के लिए। तो ब्राह्मण छात्र था उसके लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष, और वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अध्ययन काल कितने समय का हुआ करता था, तो अध्ययन काल जो सामान्यतः होता था वो 12 वर्ष का होता था। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। अध्ययन काल जो है वो 12 वर्ष तक होता था, और 5 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी सामान्यतः वो घर पर ही पूरी कराई जाती थी। 5 वर्ष तक की शिक्षा घर पर ही पूरी कराई जाती थी। ठीक है, और 5 वर्ष से आगे की शिक्षा वो कहाँ लेता था? गुरुकुल में जाकर के लेता था। और मतलब मैंने बताया था घर पर शिक्षा प्रारंभ करने के लिए चूड़ाकर्म संस्कार, और गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले यानी गुरु के पास जाने से पहले उसका उपनयन संस्कार हुआ करता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो शिक्षा सत्र व समय, शिक्षा सत्र व समय जो है वो कितना होता था? 1 वर्ष में 4.5 व 5 माह की शिक्षा हुआ करती थी। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में कितने? 4.5 व 5 माह की शिक्षा बच्चा ग्रहण करता था। ठीक है, और विद्या अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो आपका सावन माह की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था। ध्यान रखना, विद्या अध्ययन का अब कार्यक्रम कब शुरू होता था? सावन माह की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह शुरू होता था, और पौष मास की पूर्णिमा पौष माह की पूर्णिमा को छंद महा उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। कहने का मतलब यह है कि शुरू कब होता था? सावन माह की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से, और खत्म कब होता था? पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। शिक्षण कार्य पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न तक चलता था, फिर कुछ विश्राम होता था, फिर भोजन के उपरांत शाम तक चलता था। मतलब यह है प्रातः काल से मध्याह्न तक चला, फिर कुछ विश्राम हुआ, फिर भोजन के उपरांत दोबारा से प्रारंभ हो जाता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपका इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग होती थी
सावन माह की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से, और अंत होता था पौष मास की पूर्णिमा का छंद महा उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा केंद्र क्या था? खुले वातावरण में शिक्षा यहाँ पर हुआ करती थी। और अध्ययन के विषय क्या थे? यहाँ पे वेदों का अध्ययन किया जाता था, उपनिषद का अध्ययन, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, शिल्पकारी, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र और सैन्य विज्ञान, इन सभी का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, अध्ययन की भाषा क्या थी? तो आप कहोगे सर अध्ययन की भाषा थी संस्कृत। और शिक्षण विधि क्या थी? प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, ये यहाँ पर क्या थी? शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। अब देखो गुरुकुल में, अब आप पूछोगे सर यहाँ पे कुछ अवकाश मिलता था? तो यहाँ पे अवकाश का भी प्रावधान था, यहाँ पर अवकाश का ही प्रावधान था। तो गुरुकुल में अवकाश भी था। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा, 4 दिन का प्रतिपदा, पूर्णिमा और प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहा करता था। तो 4 दिन का अवकाश रहा करता था, कब? प्रतिपदा और पूर्णिमा को, और प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को। ठीक है, मतलब पखवाड़ा मतलब 15 दिन बाद, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को क्या रहता था? यहाँ पर अवकाश रहा करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का केंद्र तो मैंने बता ही दिया। शिक्षा का केंद्र क्या था? खुला वातावरण था। ठीक है, बच्चे खुले वातावरण में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा, यहाँ पर वेशभूषा की बात कर लें। ड्रेस क्या थी भाई? ड्रेस की अगर यहाँ पे बात करें तो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग लिखेंगे। वेशभूषा जो होती थी, ब्राह्मण की मेखला, मूंज की मेखला, जो मतलब क्या होता है मेखला, जो शरीर पर पहनी जाती है, वो किसकी बनी होती थी? वो मूंज की बनी होती थी। किसकी? ब्राह्मण की मूंज की बनी होती थी। और क्षत्रिय की तांत की, क्षत्रिय की तांत की बनी होती थी मेखला, ब्राह्मण की मूंज की बनी होती थी। ठीक है, और वैश्य की ऊन की बनी होती थी। इसी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है कि वेशभूषा ब्राह्मण की अलग थी, ब्राह्मण की जो मेखला होती थी वो मूंज की बनी होती थी, क्षत्रिय की तांत की बनी होती थी, तांत की, और अगर हम बात करें वैश्य की, वो ऊन की बनी होती थी। ठीक है, और बाकी अपने शरीर के अधो, बाकी जो मेखला भाग को ढकने के लिए यही प्रयोग कर लिया, बाकी बाकी जो भाग था शरीर का, उसको ढकने के लिए छात्र सन, रेशम या ऊन के वस्त्रों का प्रयोग कर लिया करते थे। ठीक है, ये चीज आपकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विधि तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे विधि जो आपकी प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगमन और निगमन विधि का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। और परीक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो परीक्षा प्रणाली यहाँ परीक्षा विहीन, मतलब प्रणाली जो थी परीक्षा विहीन थी। यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, गुरु नया पाठ तभी पढ़ाता था जब बच्चे को पहले वाला पाठ याद हो जाता था या अच्छे से समझ में आ जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो एक तो आपका हो गया कौन सा? चूड़ाकर्म संस्कार। दूसरा हो गया आपका उपनयन संस्कार। और तीसरा जो संस्कार है, वो तीसरा संस्कार भी हुआ करता था। देखो चूड़ाकर्म जब हुआ था बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले हुआ था। अब मतलब तो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा के लिए चूड़ाकर्म संस्कार, जब बच्चा गुरु के पास जाता था तो उसका उपनयन संस्कार। अब बच्चा जब घर लौटता था, घर लौटते समय, मतलब अब शिक्षा पूर्ण हो गई गुरु के पास, जब घर लौटता था तो लौटते समय समावर्तन संस्कार होता था। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। ये कब था? जब शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चा जब घर पे लौटता था तो उसका समावर्तन संस्कार हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला है वो है आपका बौद्धकालीन शिक्षा। तो देखो बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो शिक्षा बनाई गई थी उसको हम कहते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। इसका मुख्य रूप पर मतलब इसकी विशेषता यही थी कि इसका ये जो शिक्षा थी ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बनाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस शिक्षा में किसी जाति वर्ग के लिंग का कोई भेदभाव नहीं था। मतलब इस शिक्षा को कोई भी ग्रहण कर सकता था, कोई भी बच्चा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब के लिए समान थी ये शिक्षा। ठीक है, कोई भी शिक्षा कोई भी बच्चा इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता था। लेकिन आपने देखा होगा जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें शूद्रों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन ये शिक्षा, ये एक तरीके से कह सकते हैं ये ब्राह्मणवादी शिक्षा का परिवर्तित रूप था बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? विशेषताएं यह है कि प्रारंभिक शिक्षा ये 6 से 8 वर्ष की अवस्था से शुरू होती थी। इसमें पहले बच्चों का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था, तब उसके बाद उसको प्रवेश मिलता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे का पहले प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। ये जो है 6 से 8 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती थी। जिसका प्रवज्जा संस्कार हो जाता था उसे श्रवण सामनेर सिद्ध विहारक कहा जाता था। मतलब प्रवज्जा संस्कार के बाद उसे क्या नाम दिया जाता? श्रवण सामनेर और सिद्ध विहारक कहा जाता था। तो इसमें प्रवज्जा संस्कार में होता क्या था? प्रवज्जा संस्कार में बच्चा अपने सिर से बाल को मुंडवाता था और पीले वस्त्र धारण करता था। प्रवज्जा संस्कार क्या है? प्रवज्जा संस्कार में बच्चा अपने सिर से बालों को मुड़वाता था और क्या करता था? पीले वस्त्र को धारण करता था। ठीक है, और पीले वस्त्र को धारण करने के बाद में वह गुरु के पास जाकर के इस शरण त्रयी का, शरण त्रयी क्या है देखो बता रहा हूँ, इस शरण त्रयी का अनुसरण करता था। शरण त्रयी क्या है? देखो त्रयी मतलब तीन मंत्रों का उच्चारण करेगा। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये इन तीन, इसको हम कहते हैं शरण त्रयी, शरण त्रयी कहते हैं। इसका अनुसरण करता था। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि प्रवज्जा संस्कार के बाद उसे श्रवण सामनेर और सिद्ध विहारक कहा जाता था। ठीक है, और प्रवज्जा संस्कार के बाद 6 माह के लिए उसे सिद्धि रस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। 6 माह के लिए सिद्धि रस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें कितने अक्षर होते थे? 49 अक्षर हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। मैंने कहा ना कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, और जो भी कुछ चीजें छोटी हुई है उसको नोट कर लेना है। तो सिद्धि रस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें 49 अक्षर हुआ करते थे। ठीक है, और इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। किसको समाप्त करने के बाद? सिद्धि रस्तु को समाप्त करने के बाद। कौन कौन सी 5 विधाएं थी वो? शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या और आध्यात्म विद्या। इस तरीके से इसको 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। ठीक है, नोट कर लेना ये। हाँ, एक बची थी इसमें हेतु विद्या, हेतु विद्या भी थी। तो 5 विद्या होगी। ठीक है, नोट कर लेना इसको। इसके अलावा हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। कितने वर्ष तक चलती थी? 12 वर्ष तक। इसके बाद भी इस वर्ष की आयु में उप संपदा संस्कार होता था। अब देखो 12 वर्ष तक जो शिक्षा चली उसे हमने कहा प्रारंभिक शिक्षा, और इसको प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार करना पड़ता था। ठीक है, अब 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेता था, 12 वर्ष के बाद फिर उसका एक संस्कार और हुआ करता था, जिसको हम कहते हैं उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार ये 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में हुआ करता था। 20 वर्ष की आयु में कब हुआ करता था? ये 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। ठीक है, और इसमें भिक्षुओं को 10 नियमों का संकल्प लेना पड़ता था। कौन कौन से नियम है ये? जीव की हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, सत्य बोलना, मादक पदार्थ का प्रयोग न करना, नृत्य संगीत व तमाशों से दूर रहना, समय पर भोजन करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, भूमि पर सोना और स्वर्ण चांदी दान में न लेना। ये 10 इसके नियम थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। अगर हम बात करें शिक्षण काल कितने माह का होता था? 12 माह का शिक्षण काल हुआ करता था। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षण की भाषा क्या थी? शिक्षण की भाषा हुआ करती थी पाली। और शिक्षण कार्य कहाँ होता था? शिक्षण कार्य हुआ करता था मठों में। ठीक है, मठों में हुआ करता था। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। इसमें क्या था कि जो सरकारी संस्था थी, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति थे तथा और ऐसे बच्चे जिनको माता पिता की अनुमति प्राप्त नहीं थी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसकी एक विशेषता और भी थी कि इसमें जो मठों और शिक्षा संस्थाओं में जो छात्रों को जो है अलग अलग कक्षाओं में रखा जाता था। सबसे छोटी कक्षा में छात्र स्वतंत्र, सबसे छोटी कक्षा में छात्र स्वतंत्र की पुनरावृत्ति करते थे, स्वतंत्र की पुनरावृत्ति करते थे, और अगली कक्षा के लिए वो विनय की पुनरावृत्ति करते थे, विनय की पुनरावृत्ति करते थे। ठीक है,
तो ये बाकी इसके अलावा देखें तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज जो है यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त हो गई। अब अगला जो हमारा बचा है वो आधुनिक कालीन शिक्षा बचा है, और आधुनिक कालीन शिक्षा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, जो कुछ इसमें लिखे हुए हैं और कुछ इसमें नहीं भी लिखे हैं, वो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से नोट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे वो जो भी पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, लिखना भूल गया हूँ, मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, लाइक होंगे, उसी हिसाब से मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।